बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में, और कार्यक्रम में उसके लिए हैं 3 अलग अलग सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, और उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए देखते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। विज्ञान और किसान में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं तुलसी की खेती के बारे में। यूँ तो हम सभी जानते हैं तुलसी का पौधा बेहद ही पूजनीय माना जाता है, लेकिन इसमें ना जाने कितने ही औषधीय गुण छिपे हुए हैं, जिसकी वजह से अब व्यावसायिक ढंग से भी इसकी खेती की जाने लगी है। और उसके साथ साथ प्रसंस्करण से जुड़े जो तमाम क्षेत्र हैं वहाँ भी इसकी मांग निकल कर आती है। ऐसे में किसान कैसे इसकी खेती कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, आइए इसके लिए नज़र डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम क्लीमंड्सक्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है।
तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा, जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। तो जाना आपने तुलसी की खेती कितना फायदा आपको दे सकती है, लेकिन जरूरी सही जानकारी की, वो भी सही समय पर अपनाने की। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपके लिए क्या है खास।
किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में आइए नजर डालते हैं हमारे मिलेट्स पर। जी हाँ, श्री अन्न जो कि लगातार अब ग्लोबल भी हो चुके हैं, ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अब इनको ग्लोबल मिलेट्स के नाम से हम जानते हैं। और खासतौर से हमारे देश की अगर बात की जाए तो युवा जो हैं वो बड़े पैमाने पर इनसे जुड़ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। किस तरीके का लाभ इनसे जुड़कर मिल सकता है, आइए देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में कृषि क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज खेती में तकनीक के बढ़ते उपयोग से देश भर के किसान और एग्रीप्रेन्योर्स सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाएगा। बिना प्रोसेस किए हुए श्री अन्न 20 से 25 रुपए किलो बिकते हैं, जबकि प्रोसेसिंग के बाद इनकी कीमत 4 गुना तक बढ़कर 25 से 100 रुपए प्रति किलो तक हो जाती है। ऐसे में श्री अन्न की प्रोसेसिंग किसानों और एग्रीप्रेन्योर्स के लिए कमाई का शानदार जरिया बन रही है। श्री अन्न की प्रोसेसिंग 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में श्री अन्न की साफ सफाई और छिलके हटाना जैसे काम शामिल हैं। प्रोसेसिंग से श्री अन्न सुपाच्य और भोजन योग्य हो जाते हैं। चूंकि प्रोसेसिंग के काम में काफी मेहनत और समय लगता है, इसीलिए इसके बेहतर विकल्प के तौर पर मिलेट डीहस्कर और डीहलर मशीनें उपलब्ध हैं, जो काम को कम समय में, कम लागत और कम मेहनत के साथ जल्दी और ज्यादा कर सकती हैं। मिलेट डीहस्कर और डीहलर के उपयोग से मिनरल्स का क्षय कम होता है और पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। इसीलिए आज के तकनीकी समय में इनका महत्व बढ़ जाता है। इनके इस्तेमाल से किसान बेहतर कमाई कर सकते हैं। डेस्टोनर कम ग्रेडर कम एस्पिरेटर मशीन उच्च घनत्व वाले दानों को पीछे निकाल देता है, यानी भूसी और छिलने की प्रक्रिया के बाद हल्की भूसी वाले दानों को डिस्टोनर के सामने गिरा दिया जाता है, जो कि ग्रेडर में इकट्ठे हो जाते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग हो चुके कच्चे माल को एक प्रोडक्ट में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में पफ्स, स्नैक्स, फ्लेक्स, इंस्टेंट इडली मिक्स, इंस्टेंट उपमा मिक्स, इंस्टेंट डोसा मिक्स, इंस्टेंट पोंगल मिक्स, इंस्टेंट लड्डू मिक्स, मूसली, सूजी और पास्ता, कुकीज, केक आदि बनाने के लिए सेकेंडरी प्रोसेसिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उरोली रोस्टर में ड्रम को 0.5 HP की मोटर की मदद से घुमाया जाता है। रोस्टिंग वाले हिस्से में LPG सिलेंडर होता है। सिलेंडर के साथ हीटिंग से एक समान हीटिंग संभव होती है। अनाज को रोस्ट करने में 10 से 20 मिनट तक समय लग सकता है। डबल स्टेज पल्वराइजर का उपयोग पाउडर के रूप में आटा पीसने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 2 ग्राइंडिंग चेंबर होते हैं जो आटा बनाते हैं। इस मशीन से जरूरत के मुताबिक अलग अलग माइक्रोन के आटे विभिन्न आकार की छलनी से प्राप्त होते हैं। फ्लोर शिफ्टर मशीन आटे को अलग अलग ग्रेड, मोटे और महीन के हिसाब से छानने के लिए सबसे उपयुक्त है और इससे मिश्रण के बाद आटे को सीधे पैक किया जा सकता है। इसके सभी पार्ट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स के लिए ये फ्लोर शिफ्टर काफी उपयोगी है। फ्लोर ब्लेंडर मशीन का उपयोग अन्य सामग्रियों के साथ मिक्सिंग के लिए किया जाता है। इसमें बारीक पाउडर और हल्के ग्राइंड किए आटे को एक साथ मिलाया जाता है। श्री अन्न उत्पादक किसान और एग्रीप्रेन्योर्स इन प्रोसेसिंग मशीनों के उपयोग से श्री अन्न को लोगों और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक तैयार कर सकते हैं और अपनी आय में भी अच्छी खासी बढ़त कर सकते हैं। यानी श्री अन्न की प्रोसेसिंग है बेहतर आय का शानदार जरिया। तो देखा आपने कैसे आज के समय में मिलेट से जुड़कर जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो मिलेटप्रेन्योर्स बन रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की महत्वपूर्ण योजना की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। किसान बहनों भाइयों, मंडियों की लगातार समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से एक पहल की गई और एक योजना शुरू की गई जिसे नाम दिया गया ई-नैम, जिसे किसान इनाम नाम से भी जानते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि मंडियों का एक एकीकरण करके ई प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इससे जुड़कर कैसे जो किसान हैं उनको लाभ मिल रहा है और अपने उत्पाद का अच्छा भाव मिल रहा है, आइए देखते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं लगातार किसान की अलग अलग आवश्यकताएं रहती हैं और इनकी पूर्ति के लिए अगर हम बात करें केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये बेहद ही लाभकारी है। इसकी वजह से किसान समय रहते अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और सरकार की तरफ से बाकायदा मिशन मोड में हमने देखा जो केसीसी हैं वो वितरित किए गए, बनाए गए, जिससे किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इससे जुड़कर किसान अपने किस तरीके से लाभ ले रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है।
सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो जाना आपने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही ईमेल ID आप हमारी नोट कर सकते हैं, जिस पर अपना सवाल या सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हम इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।